नमस्कार दोस्तों, कैमन प्लस में आपका स्वागत है। आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड। डेजर्ट से पता लग रहा है कि तो राजस्थान में ही होगा, ऑब्वियस है, लेकिन ये याद कर लीजिए कहाँ। राजस्थान में तो आज के टाइम पर 50 स्टेट्स हो गए हैं ना, तो कौन से स्टेट में है, कहाँ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाड़मेर और जैसलमेर में पड़ता है, ये दोनों में फैला हुआ है ये, ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर। चलिए, नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये। इसका मैंने आप पिक्चर लगाई है आपके लिए, देखिए ये बर्ड है जो ये इसी नेशनल पार्क में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ग्लास एल्कोहल एंड एयर। ग्लास सॉलिड हो गया, एल्कोहल लिक्विड हो गया, एयर क्या हो गया, गैस हो गया। तो इन तीनों में से कौन एक्सपेंड ज़्यादा करेगा? ज़्यादा एक्सपेंड कौन करेगा? एयर करेगा, ठीक है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। जैसे ही आप उसको खोलेंगे, मतलब एयर तो क्या है, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से अगर वो थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है ना, इसलिए तो वो उसके पार्टिकल दूर दूर नहीं जा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, लेकिन दूर दूर नहीं जा सकते। और लिक्विड में भी नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, कारण पार्टिकल्स का दूर दूर होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इफ़ टू पीसेस ऑफ आइस आर म्यूचुअली प्रेस्ड टुगेदर देन दीज पीसेस स्टिक टुगेदर, व्हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकल भी है। चलिए देखते हैं। ये आप इसको घर पर कर सकते हैं बहुत आराम से। इस प्रैक्टिकल को देखिए, कह रहा है कि पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। एट हाई प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। When two ice cubes are pressed hard between the palms, the melting point of ice lowers, which lead to the formation of a thin layer of water where they are pressed together. When the pressure is released, the ice cubes join together. आप क्या कीजिएगा दोस्तों, दो तीन आइस के क्यूब्स लीजिएगा और उन्हें अपने पाम पे रखिएगा, उसको दबाइएगा, ठीक है। तो जब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये साइंस का ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखिए, इसी पर बेस्ड है। जब किसी चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर लगता है ना, प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, दबा देते हैं ना उसको बहुत तेज, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये ध्यान रखिए, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, आपने दो तीन आइस क्यूब्स अपने पाम पे लिए और दोनों पाम को बिल्कुल दबा दिया, ठीक है, प्रेस कर दिया उनको बहुत तेज। अब प्रेस करने के बाद क्या हुआ, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सपोज मैं आपको बताती हूँ, आइस, आपको तो ये पता ही है कि आइस, ये आइस है, इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके साथ और आइस क्यूब्स ले लिए, ये सब इनको दबा दिया, इनको यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या कर दिया, इस तरीके से प्रेशर दे दिया। जब आपने इसको प्रेशर दिया तो इनके बीच में थोड़ा बहुत पानी था, क्योंकि आइस जब बाहर निकलेगी ना, दबाने से पहले और फ्रीजर से निकालने के बाद इसके बीच में थोड़ा बहुत पानी होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचिए। दबाने से पहले और फ्रीजर से निकालने के बाद थोड़ा बहुत इसमें आइस पानी रहा होगा। जैसे ही आपने इसको दबाया, ये जो बीच का ये जो टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, डाउन हो गया थोड़ा सा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कह रहा है। सपोज पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद ये हो गया कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। ये कोई मैं एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ आपको, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही, और आपको एक चीज़ और बता दूं पहले, उसके बाद समझ में आएगा। जब मैंने इसको दबाया था उस समय प्रेशर बढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर हटा दिया दोस्तों, क्या होगा, मैंने प्रेशर हटा दिया। जैसे ही मैं प्रेशर हटाऊंगी तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो पानी था, थोड़ा पानी था, प्रेशर हटाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा,
ध्यान से सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा और जो इनके बीच का पानी था वो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में वापस चला गया। ठीक है ना। जब मैंने इनको प्रेस किया था तब वो 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस चला गया। फिर जब मैंने प्रेशर हटा दिया तो ये -10 से 0 डिग्री सेल्सियस चला गया वापस, यानी कि जो पानी इनके बीच का था वो वापस आइस बन गया और उसने इन दोनों को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, दोनों आइस क्यूब्स को। होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप इसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर दूं ताकि ये थोड़ा सा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्टिविटी को कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, तभी समझ में भी आएगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि प्रेशर अप्लाई करने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और प्रेशर को कम कर देंगे, प्रेशर रिलीज कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ऑन द मार्बल चिप्स। मार्बल टाइल्स वगैरह में अगर आप कभी HCl गिरा दो गलती से या कोई एसिड गिरा दो तो क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बाथरूम में भी टाइल्स वगैरह लगे होते हैं और उसमें ठीक है मार्बल लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको क्लीन करने के लिए एसिड गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और वो हमें हार्म भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए ये काम ओपन बाथरूम में होना चाहिए, मतलब क्लोज बाथरूम में ना करें, क्योंकि वो गैस इकट्ठी हो जाएगी और हम वहाँ पे क्या हो सकते हैं, फेंट हो सकते हैं। तो ऐसा काम करना है तो बाथरूम को खोल के करिएगा ताकि वो गैस जो है बाहर को आती रहे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग ऑफ मिल्क एंड देन इमीडिएटली कूलिंग टू किल बैक्टीरिया। सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये किल बैक्टीरिया आएगा, टू किल बैक्टीरिया इज कॉल्ड व्हाट। मतलब कि आपने मिल्क को गर्म किया, जब मिल्क इकट्ठा होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, मिल्क को आप एक चीज़ बता दो, कच्चा कभी भी दूध जो है पैक्ड नहीं होता, कच्चा दूध कभी भी थैलों में पैक्ड नहीं होता। ये जो बैग्स लगे इनमें कच्चा दूध कभी पैक नहीं होता, इनको बॉईल किया जाता है नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों करते हैं, कच्चा क्यों नहीं करते? एक्चुअली जो कच्चा मिल्क होता है ना उसमें काफ़ी जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हवा से पानी से मिक्स हो जाते हैं वो। अगर आप कच्चा दूध पैक कर देंगे ना तो उसमें वो जर्म्स बनते रहेंगे और दूध बहुत जल्दी फटने का प्रॉब्लम रहेगा, दूध फट जाएगा। इतने टन क्विंटल जो भी है, लीटर कितना ना जाने कितने लीटर मिल्क जो है वो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए उनको क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस मिल्क को नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है और इमीडिएटली उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से क्या होगा कि उसके जो जर्म्स हैं वो तो मर चुके, 70 डिग्री में ही मर चुके हैं। अब 100 तक क्यों नहीं करते, आप ये भी सोच रहे होंगे। 100 तक करने से उसके न्यूट्रिएंट भी तो ख़त्म हो सकते हैं ना, न्यूट्रिएंट को बचा के रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि जर्म्स तो 70 डिग्री में ही किल हो जाएंगे। तो उसके बाद उसको इमीडिएटली कूल करते हैं और कूल करने के बाद उसको क्या करते हैं, इमीडिएटली ये जो बैग्स होते हैं ना, मिल्क बैग्स, उनमें क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको इसमें पाश्चराइज्ड मिल्क लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पाश्चराइज्ड होमोजेनाइज्ड टोन्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड का मतलब ये ऐसा मिल्क है जो कि बॉइल्ड है और जिसको ठंडा किया गया है, और आप इसे अगर घर पे डायरेक्ट भी पी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि और भी ज़्यादा हेल्दी दूध होता है ये। अगर आप इसको बॉईल करते हैं ना तो उसके न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं या थोड़ा कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कच्चा दूध बैग से खोल के, इस थैले में से खोल के पी जाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसको पाश्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या है पाश्चराइजेशन, पता लग गया? बॉइलिंग ऑफ मिल्क एंड देन इमीडिएटली कूलिंग टू किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। इन विच डिवाइस सर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड। जो सर्जन्स होते हैं वो अपने ऑपरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट को किस में क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, यानी कि उनके जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको कैसे क्लीन करा जाता है, कैसे मारा जाता है उनको। तो ये देखिए मैंने आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, डिवाइसेस। ये तो है आपका ऑटोक्लेव, ये वाला तो है ऑटोक्लेव, है ना, और ये वाला जो है ये स्टीम से इसको क्लीन, स्टीम से चलता है।
जैसे इसमें प्लग वगैरह लगा दिया, इसके अंदर स्टीम पानी है, स्टीम होता रहेगा और बनती रहेगी और वो स्टरलाइज होते रहेंगे। और वहीं पर जो है दूसरा ये वाला ऑटोक्लेव है, ये तो बिल्कुल फ्रिज की तरह लग रहा है। देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें प्लग लगा दीजिए, इसमें इंस्ट्रूमेंट जैसे से रखेंगे सारे क्लीन होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज मार्क्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या रेंज होती है, देखिएगा पिक्चर में देखते हैं। इसमें होता है 35 टू 42, देख रहे हैं आप, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 से लेकर 100 कितने तक है, ये 8 तक है। तो अलग अलग मार्क किया हुआ है, फ़ारेनहाइट में भी है और डिग्री सेल्सियस में भी है। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बोलते हैं 98.4 डिग्री सेल्सियस, नो इट्स रॉन्ग, 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। ये याद कर लीजिएगा, ये होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर होता है उसकी रीडिंग। विच प्लैनेट कम्प्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन दी 88 डेज अराउंड द सन। ये 88 तो बहुत ही कम दिन होते हैं, इसका मतलब ये मरकरी ही होगा, क्योंकि मरकरी ही क्या होता है, सबसे पास होता है सन के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसके बाद है डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। डेसिबल किसका यूनिट है भाई, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम नापते हैं डेसिबल में, तो ये है साउंड इधर डेसिबल उधर डेसिबल बोलते हैं ना हम, तो ये साउंड है। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये तो 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, मैंने ऊपर भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। हमारे ये तो सभी को पता है, हमारा जो फूड होता है ना उसका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है ना डाइजेशन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद आपको ये भी पता होगा शायद कि वो पूरी बॉडी में, डाइजेशन के बाद पूरी बॉडी में चला जाता है, हर सेल के पास चला जाता है ना। लेकिन कौन से पार्ट से जाता है, इलियम, सबसे नीचे का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो होता है वो इलियम होता है। इलियम में रिलीज रहती हैं ब्लड कैपिलरीज रहती हैं। डाइजेशन के बाद ये सारा फूड जो डाइजेशन हो चुका है जिसका, वो वहाँ इकट्ठा होता है इलियम में, और इलियम से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरी सेल्स में, बॉडी में ब्लड के थ्रू चला जाता है। तो ये है इलियम। ठीक है, विटामिन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। डेली मतलब हम लोग बातें करते हैं, हम लोग नाम भी बोलते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन बी में ना बहुत सारे विटामिन होते हैं। देखिए आप, विटामिन बी में विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6, B7 और B7, B9 एंड B12 होता है। कौन से नहीं होते हैं 12 तक के, देखिए आप याद कर लीजिए, 4 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता। ठीक है, 4, 8 और 9 नहीं होते हैं, 4, 8, 9 नहीं होते हैं, ये याद कर लीजिए। 4, 8 और 9 नहीं होते, बाकी सारे होते हैं। 4 2 8 और 1 + 1 9, ये इतने नहीं होते हैं। ठीक है, तो विटामिन B1 जो है वो थायमीन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नियासिन है, B5 पेंटोथेनिक है, B6 जो है इसका नाम कुछ पता नहीं क्या नाम है इसका, B7 जो है बायोटीन है, B9 फॉलिक एसिड है, B12 जो है वो साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है। इसमें कोबाल्ट होता है फ्रेंड्स, इसके बीच में कोबाल्ट, इसके बीच में जो एलिमेंट होता है, मतलब किस एलिमेंट से ये बना हुआ है, ये कोबाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आऊँगी ज़रूर से आपके पास, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे, आपको मज़ा भी आया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।